नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। टारगेट सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। विजन आईएएस की करंट अफेयर दिसंबर की हम जो कंप्लीट करे थे उसमें हम पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नेशनल और इंटरनेशनल नहीं देखे, जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमी आपका पार्ट 3 है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट जब पेश अपना अनाउंस करनी थी तो उन्होंने अनाउंसमेंट दी थी कि 2021-22 की जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो प्राइवेटाइज करेंगे। वो कौन से प्राइवेटाइज होंगे वो अभी भी अनाउंस नहीं किए गए। तो विंटर सेशन में क्या हुआ, विंटर सेशन अभी जो 2021 का विंटर सेशन हुआ वहां पर एक लॉ यहाँ पर गवर्नमेंट ने अमेंड करने की बिल लेकर आए, बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021। इसके उसमें क्या होगा, इससे 2 अमेंडमेंट किए जाएंगे, 2 एक्ट में अमेंडमेंट किए जाएंगे। पहला क्या होगा, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स ऑफ 1970-1980। दूसरा है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इससे एक आसानी हो जाएगी, उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करने में एक आसानी हो जाएगी। पर बात अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उन्हें प्राइवेटाइज करना ही क्यों है। तो इसके लिए कुछ रीजंस दिए गए हैं। सबसे पहले जो रीजंस है, फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके अब इसमें क्या है आपका, इसमें बताया गया कि जो प्राइवेटाइजेशन आप प्राइवेट बैंक देखते हो, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक देखते हो, टू बिग टू फेल, वहां पर आपको हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है, जो कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को नहीं मिलता है। पहला कारण बताया गया वो बेसिकली है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो इस हद तक होता है कि वो आपके घर तक आ जाएंगे सारी सर्विस प्रोवाइड करने। लेकिन अगर आप एक बार पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओ, स्टेट बैंक हो गया फिर या फिर कोई भी आपका बैंक हो गया, वहां पर एम्प्लॉयज का क्या बिहेवियर रहता है, तो ये बताया गया है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल डिफिसिट होने के कारण जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक होती है ना, वो कंपटीशन से ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली दिस इज ड्यू टू दियर एम्प्लॉय कंपनसेशन पैकेज, स्किल सेट सही अच्छी स्किल्स नहीं होती है, अपने आप को वो अपडेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक जो प्रोफाइल एज प्रोफाइल है वो भी क्या होता है, अगर आप मान के चले रिसोर्सफुल नहीं है फिर भी अगर आपकी एज नहीं हुई है तो आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में इनएफिशिएंसी क्रिएट करती हैं। ओके तो इससे अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलोगे ना तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा। साथ ही साथ ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर हो पाएगी। मतलब क्या है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बीएसएनएल देखते हो तो बीएसएनएल का फेल होने का कारण क्या है। अगर बीएसएनएल हम देखें तो बीएसएनएल उन एरियाज में भी गई जहां पर आपके जो जियो हो गया या एयरटेल वगैरह हो गई, ये नहीं गई। तो इसका तो मार्केट ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए ना, लेकिन ये फेल हुई क्योंकि यहाँ पर कारण क्या था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल में टैलेंट नहीं था, कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज नहीं थे बीएसएनएल में, थे, लेकिन गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था ना कि वो काम ही नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इनकी जो टेक्नोलॉजी अगर ये बनाते भी थे, क्रिएट भी करते थे ना, तो वो टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पर बेच दी जाती थी। यही कारण है कि बीएसएनएल आज कंप्लीटली फेल हो चुकी है, और यही कारण है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है कि वो कंपटीशन को झेल ही नहीं सकते। भाई कंपटीशन झेलेंगे या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस झेलेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो सिस्टम्स है वो आउटडेटेड है, प्रैक्टिस भी सारी पुरानी हो चुकी है, नई प्रैक्टिस को यहाँ पर ये करी नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा देती ही नहीं है कि किस तरीके से करें। तो यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर डिले हो जाता है। इनोवेशन और एक्सपर्टाइज तो यहाँ पर कंप्लीटली ऑटोमेटिकली वे ऑफ आउट हो जाएंगे। यहाँ पर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि किस तरीके से इनोवेशन यहाँ पर हो पाएगा। साथ ही साथ टू डेवलप इनोवेशन एंड अचीव एक्सपर्टाइज, अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास इच्छा भी होती है और पैसा भी होता है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करें मार्केट में, नई नई स्कीम सर्विसेज दें लोगों को, जिससे प्राइवेट जो एचडीएफसी बैंक है या फिर आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, यहाँ पर लोग आए, लोग अट्रैक्ट हों, कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। लेकिन आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि अब एसबीआई हो गया है, वो अपना बेस बढ़ा रहा है। ओके तो यहाँ पर ये बात देख सकते हैं, बैंक ऑफ आपका बड़ौदा हो गया, ये अपनी क्या हो रही है, बेस बढ़ा रहे हैं, तरह तरह की यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल और बिल दोनों हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास यहाँ पर नहीं है। उनके पास अच्छे अच्छे अचीव एक्सपर्टाइज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स हो गया, सर्विस गाइडेंस किस तरीके से होनी चाहिए, और इस तरीके से क्या होता है, दिस विल हेल्प इन ब्रिंगिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज एंड हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोनों चीज इससे हो रही हैं। चौथा रीजन क्या बताया गया है, डेप्थ कवरेज। डेप्थ कवरेज क्या है यहाँ पर, द एसेट्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डेप्थ कवरेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो पब्लिक सेक्टर बैंक से कम। जैसे कि आप एनपीए देखते हो ना, तो एनपीए का जो आप देखेंगे जो रेशियो है वो आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा है इन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ओके
अगर टॉप 5 बैंक्स हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से और प्राइवेट सेक्टर बैंक से, दोनों में अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो एनपीए है वो लेस देन 5% है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में वो 5% से ज़्यादा है। पीएसबी आर लूजिंग मार्केट शेयर। पीएसबी क्या है, अपना जो प्राइवेट बैंक है ना वो कहाँ पर क्रिएट हो रही है, कहाँ पर ऑपरेट करती है, वो क्रीमी प्लेसेस में करती है, ठीक है, और वो कस्टमर्स अपने अच्छे अच्छे कस्टमर्स ढूंढती हैं। अगर कोई बड़ा कस्टमर मिल गया तो उसको सर्विस उसी हिसाब से सर्विस भी यहाँ पर देती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर कहाँ पर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इंक्लूसिव करना है। इंक्लूसिव के लिए उनको रूरल एरियाज में जाना होगा, पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने आप की ब्रांच खोलनी होगी। तो इस वजह से क्या है जो, और प्राइवेट बैंक्स क्या है, प्राइवेट बैंक्स अपनी देखती हैं कि जहां पर उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, तो जहां पर प्रॉफिट होगा वो उस ब्रांच, वहां पर उस एरिया में अपनी ब्रांच खोलती हैं। तो अर्बन एंड सेमी अर्बन कस्टमर जो हैव बीन शिफ्टिंग टू द प्राइवेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही हैं कंज्यूमर्स को, ओके, नई नई सर्विसेज लेके आ रही हैं, उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो लोग प्राइवेट सेक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो ये कारण है कि पीएसबी अपना मार्केट जो है ना वो लूज करती जा रही है। लेकिन कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। अब घाटे क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम। जैसे ही मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली क्या है आपकी, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड। अब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो वो कहां पर खोलेंगी, वो इस एरिया में अपनी ब्रांच खोलेंगी जहां पर उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाएगा। जो बीकर सेक्शन है, जो रूरल एरिया है, उनका क्या, वो तो यहाँ पर बेकार हो जाएंगे ना, मतलब उनके पास तो यहाँ पर इंक्लूजन की कोई फैसिलिटीज नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, अर्बन एरियाज में, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आपकी स्टेट ओन्ड बैंक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, तो ये एक होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि पीएसबी को यहाँ पर मर्ज किया गया, ठीक है, मर्जर ऑफ पीएसबी से रिजल्ट इन डिक्लाइन इन पीएसबी ब्रांचेस। अब इससे क्या हुआ, जैसे कि मर्ज किया गया, पहले इनको मर्ज किया गया, आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक को मर्ज किया गया, कई इस प्रकार से कई सारी बैंकों को यहाँ पर मर्ज किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइन आपको देखने को मिला ब्रांचेस में। पहले 3321 ब्रांचेस का यहाँ पर डिक्लाइन आपको देखने को मिला 2017 से 2021 में। अगर हम पब्लिक प्राइवेटाइज कर देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक को तो फिर कितना डिक्लाइन होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जॉब लॉस भी हो रही है इससे। जॉब लॉस कैसे हो रही है, पीएसबी का मर्जर हुआ, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी यहाँ पर 27 से 12 हो गई। अब एम्प्लॉयज की जो बेसिकली यहाँ पर जॉब्स क्रिएट निकलती थी वो भी यहाँ पर कम हो गई हैं। तो आज एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ देखें तो 8.57 लाख 2017 में थी, आज 7.7 लाख बची है 2021 में। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड होता था SC ST OBC का, वो कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड देता ही नहीं है, तो वो भी आपका एक प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कंसर्न्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स। अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर कंसर्न्स है कि सेफ्टी डिपॉजिट। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि आपके नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फेल्ड हो चुके हैं पहले, ठीक है, रिसेंट टाइम में कई सारे आपके प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर फेल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई भी सिंगल इंस्टेंस नहीं देखा है जहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक फेल हुआ हो। पब्लिक सेक्टर बैंक को बेसिकली गवर्नमेंट बचा लेती है पैसा देकर, तो वो फेल होते नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जब होंगे, आपके प्राइवेट बैंक्स होंगे, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट की ऐसा कोई गारंटी होगी नहीं। अब जब गारंटी नहीं होगी तो यहाँ पर पैसा जो होगा वो आपका लेस सिक्योर होगा। और यहाँ पर हमने देखा हुआ है, स्टैट्यू टाइप है लोगों में कि लोग जो अपना पैसा है ना वो गवर्नमेंट बैंक्स में रखने को ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स को यहाँ, गवर्नमेंट बैंक को यहाँ पर प्रेफर करते हैं। पीएसबी बैंक्स में अगर आप देखें तो 65% ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स हैं, 70% ऑफ इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जबकि आप खूब यहाँ पर कहो कि प्राइवेट सेक्टर्स आपको कई सारी यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका अच्छा है, या फिर कई प्रकार की सर्विस दे रहा है, लेकिन लोग पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ ही खींचे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बैंक फेलर्स। बैंक फेलर्स का अगर हम देखें तो 1935 से 1947 के बीच में जब बैंक नेशनलाइज नहीं थे तो 900 बैंक फेल हुए थे कंट्री में, और 1947 से 1969 में 665 बैंक्स फेल हुए। और जो ये फेल होने का सिलसिला है ना वो खत्म हुआ था 1969 में आपका, जब यहाँ पर बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। इवन 1969 में भी 36 बैंक यहाँ पर फेल हुए हैं। अभी रिसेंटली आप इंसिडेंट देख लो, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो फेल हुए, लक्ष्मी विलास बैंक हुआ, यस बैंक हुआ, क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक हैं?
ये पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। किस बेसिस पे कह रही है, ये एक इशू यहाँ पर है आपका। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पैनिक टू अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीएसबी। इसका यहाँ पर है कि आप प्राइवेटाइज कर दो, पब्लिक सेक्टर बैंक है आपका, उसको आप प्राइवेटाइज कर दो, बेसिकली ये कोई आपका रामबाण इलाज थोड़ी है। ये तो आप वही बात कर रहे हो कि आपको बेसिकली एक टब में बेसिकली क्या था, पानी था, उसको बच्चे को नहलाए तो आपने बच्चे को शहद यहाँ पर फेंक दिया, मतलब कि बच्चा क्या हो गया आपका, बैंक हो गया, पानी हो गया आपका, एनपीए आपको दिख रहा है कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा एनपीए है, तो आपने बैंक को ही खत्म कर दिया। ये कोई कारण थोड़ी हुआ। इसके लिए आप कई सारे स्टेप्स ले सकते हो, ये कोई मेंटेन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टेप्स में CAR को आप बढ़ा दो। अब CAR क्या है वगैरह, अगर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि आपको एक कैपिटल मेंटेन रखना पड़ता है जितना भी आप लोन वगैरह देते हैं, कि आपकी बैंक फेल ना हो। ओके, तो उसके लिए आप कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं, पर एक बैंक को प्राइवेटाइज करना ये कोई मेजर्स नहीं हुआ है, कोई स्टेप्स नहीं हुआ है। मेजर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिए नहीं गए, कई सारे मेजर्स लिए गए हैं, हर फील्ड में लिए गए हैं पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी को बेस देखें तो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर लोन मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिससे आपका जो लोन का टाइम है वो भी कम होगा, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्रिएट होगी। पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स और ट्रेड्स आपका एमएसएमई के लिए लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसे कि आपका एक इशू राइज किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सेटअप किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, रिसोर्स मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर में भी ये सारी चीज़ें आपको हैं। एडवांस क्यू मैनेजमेंट सर्विसेज है, सिंगल विंडो ऑपरेशन है टू रिड्यूस कस्टमर वेटिंग ट्रांजेक्शन टाइम्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी नई नई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक से आपकी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, कर रहा है। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हब फॉर फास्टर टाइम बाउंड प्रोसेसिंग, ऐप बेस्ड लोन एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए सारी प्रोसेस किए गए हैं। कस्टमर नीड टैब एंड क्रेडिट ऑफर थ्रू एनालिटिक्स। इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ लोन्स के लिए भी यहाँ पर किया गया। जैसे कि जो एक कंपनी, जैसे कि आपका कोई बैंक है, मान के चले SBI, तो थर्ड कंपनी को देता है जो कि आपका नज़र थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट कर देगा। एक कंपनी होगी जो कि नज़र रखेगी आपके अकाउंट्स पर कि आप सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि आप फेल होने की कगार पे हैं, तो वो यहाँ पर बेसिकली बैंक को अलार्म कर देगी आप यहाँ पर नज़र रखें, पैसा वापस लें से। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ये थर्ड पार्टी का यूज़ कर यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर मान के चलें लोन ले जाते हैं, तो आपकी जो भी प्रीवियस हिस्ट्री होगी, जो आपका क्रेडिट स्कोर होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करके सारी चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंक बोर्ड हैं, ओके, उनको टू रिक्रूट द बैंक चीफ रिस्क ऑफिसर फ्रॉम द मार्केट ऑन मार्केट लिंक कॉम्पोजिशन, बैंक बोर्ड्स को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। रिजोल्यूशन एंड रिकवरी का भी यहाँ पर स्टेप्स लिया गया है। यहाँ पर कई सारे फ्रेमवर्क तैयार किए गए, स्ट्रेस एसेट को कैसे खत्म किया जाए। एक टाइम सेटलमेंट प्रोसेस आपका सेटअप किया गया था कि अगर आप जितना भी आपका एनपीए उसका आप 70% देते हैं तो बाकी माफ कर दी जाएंगे। तो इस टाइप की प्रोसेस यहाँ पर लाई गई है। गवर्नेंस को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बोर्ड कमिटीज को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इफेक्टिव यूज ऑफ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स का भी यहाँ पर किया जाए बाय गिविंग द मैंडेट टू प्ले अ रोल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी रोल यहाँ पर प्ले करने के लिए नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें भी अपॉइंट किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स का भी यहाँ पर क्या किया गया उसके लिए, जैसे पुटिंग इन प्लेस ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, किस तरीके से जो मैनेजमेंट हो रहे हैं बैंक्स, किस तरीके से बैंक के एम्प्लॉयज किस तरीके, पूरा एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है, पैसा गवर्नमेंट के द्वारा इन बैंकों में डाला जा रहा है जिससे ये बैंक जो है जिनका एनपीए उनका स्ट्रेस ना पड़े, लेकिन और बाकी जो कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए बैंकों गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड रीच, अब यहाँ पर आप देखें चाहे आप SBI चले जाएं या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया चले जाएं या बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाएं, जितनी भी सारी बैंक है ना, ये अपनी अपनी सर्विसेज का एरिया बढ़ाती जा रही हैं जिससे ये मार्केट ना छोड़ें अपना, और जो अच्छे अच्छे कंज्यूमर कस्टमर्स हैं उन्हें अपने पास अट्रैक्ट करके रखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं। तो हम अभी तक हमने इस इशू में क्या क्या देखा, इस इशू में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अमेंडमेंट लेकर आ रही है। अमेंडमेंट बिल में क्या था, प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइज करने का क्या रीजन है, साथ ही साथ इससे क्या कंसर्न्स राइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने पीएसबी को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अब हम आगे देख सकते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि आपने तो कह दिया भाई इनको प्राइवेट कर दो, एक कंसर्न था इनको प्राइवेट मत करो, तो भाई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, क्या करना है देखते हैं।
प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो कुछ पीएसबी तक हम लिमिटेड कर देते हैं, सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना उनको प्राइवेट नहीं करते हैं, कुछ पीएसबी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनको हम प्राइवेट कर देते हैं, फिर उनका देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा, वो सही से काम कर रहे हैं तो फिर बाकियों के बारे में भी सोचेंगे, नहीं करते हैं तो फिर वैसे भी नहीं करना बाकियों को, तो हम एक लिमिटेड एक रखते हैं। ग्रेडेड फॉर्मेट में भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर कंप्लीटली एग्जिस्ट ना करे, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट एटलीस्ट 26% का जो स्टेक है ना, मतलब कि 100% अगर ना बेचे, पूरा 26% अपने पास रखे। जबकि जो नरसिम्हा राव कमेटी थी ना, उन्होंने 33% बोला था कि गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टेक होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को एक एडवाइस की कि 26% तो मिनिमम अपने पास यहाँ पर रखें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, यहाँ पर क्या गया, जो फिट और जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स है ना उनको यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकती है, उन्हें ये बैंक यहाँ पर कह सकती है कि आप इन बैंकों को संभालें। हालांकि मतलब वो गवर्नमेंट वो पहले से लिस्ट अपनी यहाँ पर तैयार रखें। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिग बैंक्स, जो बिग बैंक का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हो किसी भी बैंक को, आप एक लार्ज प्राइवेट जो बैंक है ना उसके साथ मर्ज कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो इससे आपकी फेल होने की कैपेसिटी है वो भी कम होगी और जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी, या आप ये कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, हालांकि आप नए नए रूल्स लेकर आओ, ठीक है ना, आप प्राइवेटाइज कर दोगे ये कोई मतलब नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया टप से आपने बच्चे ही फेंक दिया पूरा, तो वो कोई मतलब नहीं हुआ। आप नए नए यहाँ पर रूल्स लेके आओ, आप यहाँ पर एसेट क्वालिटी रिव्यू करो, ठीक है ना। अभी नए नए यहाँ पर गवर्नेंस स्टेप्स लो, किनको कैसे स्टेप्स किया जाए, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जो लास्ट एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था ना, तो उसमें बैंक जो था ना फेल हो गया था, 2015 में फेल हो गया था डिटेक्ट करने पर कि बैंक यहाँ पर एवरग्रीन लोन सिस्टम कर रही है। एवरग्रीन लोन सिस्टम क्या होता है कि आपको एक लोन चुकाने के लिए बैंक क्या करती है, बैंक यहाँ पर दूसरा लोन आपको प्रोवाइड कर देती है, वो होता है आपका एवरग्रीन लोन। तो ये बैंक यहाँ पर नहीं कर पाई थी। आरबीआई ने ये ऑडिट जब हुआ था ना, ये चीज फाइंड आउट की थी कि यस बैंक जो फेल हुआ है ना, क्योंकि यस बैंक ने यहाँ पर अपनी जो बैड लोन है ना उनको रिपोर्ट नहीं किया था, कि उसके पास 3277 करोड़ का जो है वो बैड लोन है। तो आज देख रहे हो यस बैंक आपका फेल हो चुका है, तो आपको यहाँ पर स्टेप्स लेने होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हमने इसमें सारी चीजें देख ली हैं। एक मैं फटाफट 2 मिनट में आपको इसका बता देता हूँ कि ओवरऑल स्टोरी है क्या इसकी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला था 2021-22 के बजट में कि हमें 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करना है, नहीं बताया गया कौन से 2 बैंक है। विंटर सेशन में वो एक बिल लेकर आ गया, बिल के अंदर 2 एक्ट को यहाँ पर अमेंड किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फायदे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेटाइजेशन बैंक का बहुत अच्छा है, जो कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं है। उनको डिसीजन मेकिंग मिलेगी, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से वो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे क्या होगा, नई नई स्कीम जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो लोगों तक पहुंचेगी, जो कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं दे रही हैं। एनपीए डेप्ट कवरेज वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कम है, फैक्ट्स डेटा यहाँ पर बताया गया है। पीएसबी बैंक्स अपने जो हैं वो मार्केट लूज करते जा रही हैं, क्योंकि वो रूरल एरियाज में वो सर्विस ओरिएंटेड है, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है। पर ऐसा इसके कंसर्न राइज किए गए, कंसर्न क्या क्या राइज किए गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, एक्सक्लूजन होगा इससे इंक्लूजन की जगह। दूसरा जॉब लॉस होगी, ब्रांचेस भी कम हो जाएंगी, यहाँ से जो आपका इंक्लूजन का एक सपना है वो खत्म हो जाएगा। सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स का भी यहाँ पर इशू है। गवर्नमेंट तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक का अभी तक कोई भी हमने इशू नहीं देखा है कि फेल हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बाकायदा फेल होती हैं। यस बैंक हो गई, विजय लक्ष्मी, इसके पहले भी यहाँ पर कई बैंकों का हमने फेल होते हुए देखा है। तीसरा, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हमें इसको कर देना चाहिए, इसके बदले में कई सारे स्टेप्स यहाँ पर लेने चाहिए। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। फाइनली क्या सॉल्यूशन हम एक अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है कि आप प्राइवेटाइजेशन कुछ बैंकों को करें, बाकी अगर कुछ बैंक सही से काम करते हैं तो फिर बाकियों के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ग्रेडेड फॉर्मेट में करें, 26% कम से कम स्टेक गवर्नमेंट का यहाँ पर होना चाहिए, जबकि नरसिम्हा राव कमेटी का जो था वो 33% था। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को आप आइडेंटिफाई करें। एक जो बिग बैंक बनाने का सपना है आपका, वो बड़े बड़े जो अच्छे प्राइवेटाइजेशन बैंक है ना उनको आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। दूसरा, जो आपकी एसेट क्वालिटी जो रिव्यू सिस्टम है उसमें आपका फॉल्ट है, वो आरबीआई का फॉल्ट है। जो आरबीआई यस बैंक में जब छुपाया था लोन वो नहीं पहचान पाई, तो उस सिस्टम को भी आपको इंप्रूव करना है कि आगे यस बैंक जैसी और केस ना हो पाए। तो ये पूरा इसका ओवरव्यू था आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, जो दूसरा है आपका टॉपिक वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का है आपका। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या है, रिजर्व बैंक ने बेसिकली क्या है, रिजर्व बैंक ने 24th रिलीज किए 24th इशू ऑफ फाइनेंशियल एफएसआर की है। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है,
साल में 2 बार आपकी रिपोर्ट यहाँ पर आती है। अभी देखो इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल की इंडिया की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो कितनी स्टेबिलिटी है। हालांकि इंडिया और ग्लोबल दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में ये रिपोर्ट बात करेगी और हमारा सिस्टम कितना रेजिलेंस है इसके बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताया गया ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अभी क्या हुआ था जब कोविड आया, जो पहला फेज आया था ना, उसके बाद अनुमान था कि ये बढ़िया तरीके से रिकवरी करेगा, बी शेप्ड में रिकवरी होगी हमारी। ठीक है, ग्लोबली भी यही ओपिनियन था, लेकिन जो ये बी शेप का जो ये मोमेंटम था ना, ये लूज हो चुका है। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अपना मोमेंटम लूज कर चुकी है सेकंड हाफ ऑफ 2021, जब कोविड-19 का आप देखें दूसरा यहाँ पर फेज आता है, सॉरी, जिसमें ओमिक्रॉन हुआ या सप्लाई डिसरप्शन हुए आपके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके कारण क्या होता है, जो मोमेंटम था बी शेप का वो लूज हो चुका है। अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि जो जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन करवाया ना लोगों का, उससे धीरे धीरे हमारी रिकवरी हो रही है। वैक्सीनेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की है इकोनॉमी की रिकवरी में। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाती, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण हम हालांकि स्लोली चल रहे हैं, स्लोइंग पेस है, लेकिन हमारी रिकवरी यहाँ पर हो रही है। रिस्क असेसमेंट की भी बात करते हैं। यहाँ पर ऑल ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क, ग्लोबल, मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल परसीव्ड एज मीडियम इन मैग्नीट्यूड, बट रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल एंड फाइनेंशियल मार्केट्स वे आर रेटेड हायर देन द रेस्ट। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ब्रॉड कैटेगरीज को यहाँ पर कैटेगरीज बना दी गई है रिस्क की, एक मीडियम कैटेगरी और एक हायर कैटेगरी, जिसमें बताया गया कि जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जो आपका इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स हैं आपके, या फिर जनरली आप देखते हो तो वो आपका मीडियम उसमें डाला गया है। लेकिन जो ग्लोबल और ग्लोबल फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं आपके, ठीक है, वो बेसिकली आपके हायर रिस्क में रखे गए हैं। फिर यहाँ पर मेजर रिस्क में क्या बताया गया है, मेजर रिस्क में आपके कमोडिटी प्राइसेस, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, बनी बात है ना, कमोडिटी प्राइसेस आपके बढ़ चुके हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ चुका है आपका, इक्विटी प्राइस। अब इन्फ्लेशन वगैरह आप जब इकोनॉमी की वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर ये सोच के आपको बता रहा हूँ कि सारे टर्म्स आपको आते हैं। इक्विटी प्राइस वोलेटिलिटी हो गया आपका, एसेट क्वालिटी डिटोरेशन हो गया, क्रेडिट ग्रोथ आपकी, साइबर डिसरप्शन, ये सारे आपके मेजर रिस्क हैं। ठीक है, एमएसएमई की सेक्टर की भी हम बात करते हैं तो एमएसएमई सेक्टर में जो है आपका क्रेडिट टू एमएसएमई सेगमेंट जो है वो स्लो डाउन हो चुका है। मतलब जो एमएसएमई की जो ग्रोथ थी ना वो आपकी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, जैसे कि आपके जीएनपीए हो गया, सीआरआर हो गया, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो हो गया। तो इसकी क्या फाइंडिंग्स है, जो आपका एनपीए रेशियो है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एनपीए रेशियो आपका बढ़ चुका है, 6.9% से आपका बढ़कर 8.1% हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका बढ़ चुका है रेशियो। स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, डेटा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का एनपीए जो रेशियो है वो आपका कम हुआ है कोविड की वजह से, तो याद रखिए वो ज़्यादा हुआ है। एनबीएफसी का जो है आपका वो बेसिकली क्या हुआ है, विच हैड डिक्लाइन इन 2020, वो भी आपका राइज हुआ है, जो 2020 में कम हुआ था 2021 में फिर से आपका बढ़ चुका है। एनपी क्या होता है, एनपी वो होता है जो बैंक आपका एक पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को पैसा देती है, लेकिन वो पैसा आपका रिकवरी ना हो, वो आपका एनपीए हो जाता है। सीआरआर क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क बजट एसेट्स जो है बेसिकली वो भी आपका बढ़ चुका है, वो 16.6% यहाँ पर हो चुका है। ये बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल इन रिलेशंस टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लिएबिलिटीज, मतलब कि जो बैंक आपने लोन वगैरह दिया है उसके बनस्पत आपको कितना कैपिटल रखना है, वो भी आपका यहाँ पर बढ़ चुका है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है आपका, ये आपका 68.1% आपका हो चुका है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। Provisioning to gross NPA performing asset indicate the extent of funds a bank has kept aside to cover loan losses, मतलब कि ये क्या बताता है कि जो एनपीए वगैरह हैं आपके, उसके लिए जो अगर ये हो जाता है जो लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो बैंक है उसको कितना पैसा यहाँ पर रखना पड़ता है साइड में, वो है आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये भी आपका बढ़ चुका है, 68.1% आपका ये हो चुका है। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या देखा आपका, एक बार फटाफट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, याद रखिएगा आरबीआई रिलीज करती है, साल में 2 बार ये रिपोर्ट आपकी रिलीज होती है। इसमें ग्लोबल सिनेरियो बताया गया कि ग्लोबल सिनेरियो में क्या बताया गया कि सेकंड हाफ के कारण जो रिकवरी थी वो मोमेंटम लूज कर चुकी है।
डोमेस्टिक के बारे में बताया गया, इंडिया की ग्रोथ के बारे में, इंडिया की स्लो है लेकिन सही जा रही है, वैक्सीनेशन ने अच्छा काम किया अपना। उसके बाद रिस्क असेसमेंट के बारे में, यहाँ पर रिस्क असेसमेंट दो टाइप्स में डिवाइड किया गया आपका, मीडियम और हायर रिस्क में। फिर सारी चीज़ों को यहाँ पर डिवाइड किया। एमएसएमई ग्रोथ भी क्या हुई आपकी, एमएसएमई ग्रोथ भी यहाँ पर स्लो डाउन हुई। एनपीए भी बढ़ा, चाहे वो आपका एनबीएफसी के लिए हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए हो, या फिर आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए, दोनों के लिए आपका एनपीए यहाँ पर इंक्रीज हुआ। सीआरएआर भी आपका इंक्रीज हो चुका है और पीसीआर भी इंक्रीज हुआ है। ओके ये बहुत ही इजी टर्म्स में यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी थी वो मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल के तौर पर आप टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम पर सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पर भी आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब फिनटेक क्या है बेसिकली यहाँ पर, फिनटेक से आप देखो दो नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तीसरा टॉपिक है आपका फिन और ये है आपका टेक। फिन का मतलब है आपका फाइनेंशियल, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। मतलब फाइनेंशियल्स में हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है बेसिकली आपका यहाँ पर। तो ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में था प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इन्फिनिटी फोरम। एंड इन्फिनिटी फोरम क्या है आपका, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें बेसिकली आप देखो क्या है, फाइनेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। फाइनेंस का मतलब बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर ब्रिक्स वगैरह हो, सीमेंट वगैरह का यूज करके, जैसे कि बैंक, पेमेंट, एनबीएफसी, सिक्योरिटी बोरिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंस में आ गई। टेक्नोलॉजी आपकी हार्डवेयर प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर, इन सबका दोनों को जब मेल कर दिया जाएगा तो वो बन जाता है फिनटेक। फॉर एग्जांपल पेमेंट, पेटीएम, ठीक है, फोन पे, भीम, यूपीआई आईडी, ठीक है, डीबीटी, ये सब क्या हो गए आपके, ये आपका क्या हो गया बेसिकली फाइनेंशियल, ये आपका हो चुका है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आपके दो टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्यू बैंक्स और चैलेंजर बैंक। क्या होते हैं, न्यू बैंक्स होते हैं जो आपकी ऑनलाइन होते हैं, जो सिर्फ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के दम पर ही आपके काम कर रहे हैं, सिर्फ डिजिटली काम करते हैं। यहाँ पर इनका कोई आपको नहीं मिलेगा कि ये मतलब ऑफिस वगैरह खुला है, ये पूरा काम इनका ऑनलाइन रहता है। रेजर पे हो गया, एपीफाई हो गया आपका, ये आपकी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर रहे हैं। चैलेंजर्स बैंक क्या होते हैं, चैलेंजर बैंक में जहां पर आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है, फिजिकल प्रेजेंस भी देखने को मिल जाएगी और ऑनलाइन का भी यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल बैंक में क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा होती है, लेकिन आपकी चैलेंजर्स बैंक में फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर कम होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी फोरम यहाँ पर लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा। तो ये है क्या, इट वाज होस्टेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विस अथॉरिटी, ओके, IFSCA, अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग। याद रखिएगा कि ये जो है ये बेसिकली गुजरात की गिफ्ट सिटी होगी आपकी, ब्लूमबर्ग और आपका एफ्स्का के द्वारा ये किया गया। एम क्या है, इन्फिनिटी का एम क्या है, इन्फिनिटी का एम है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की जो नए नए जो लोग हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, वो जो माइंड्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आना कि किस तरीके के हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस में, जिसमें लोगों को हम यहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फाइनेंस जो इंक्लूजन है वो प्रोवाइड करवा पाए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यही वही चीजें आप देख रहे हो डीबीटी। यहाँ डीबीटी क्या है, डीबीटी फाइनेंशियल सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जा रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा। इससे क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटी सर्व हो रही है, जो करप्शन था वो क्या हुआ, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, आज आप घर बैठे पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, यूपीआई, भीम पे, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप फिनटेक इंडस्ट्रीज यहाँ पर ग्रोथ कर रही हैं, वो इस टाइप की चीजों का यूज कर रही हैं। ओके, तो अब फिनटेक इंडस्ट्रीज इंडिया की पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके फिनटेक के ड्राइवर्स क्या हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो अपने आप टेक्नोलॉजी होगा। दूसरा, इंक्रीजिंग इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में आप देख लो डेफिनेटली इसका बहुत ही ज़्यादा आप देख लो नए नए टैलेंट पैदा हो रहे हैं, डेमोग्राफिक डिवाइडेड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। दूसरा, जब पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन का यूज़ हो गया, ग्लोबली 550 मिलियन से 600 मिलियन का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट सेकंड लार्जेस्ट यूजर मार्केट है इंडिया का इंटरनेट, इस वजह से इंडिया के लिए फिनटेक कंपनीज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, 65% जो इंडिया पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम है, मतलब उनमें सीखने की इच्छा भी उतनी प्रबल है और वो
टेक्नोलॉजी से भी बहुत जल्दी यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ये एक हेल्पफुल है। इंडिया में अभी यहाँ पर 140 मिलियन मिडिल इनकम जो लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो यहाँ पर 2030 तक ऐड हो जाएंगे 21 मिलियन हाई इनकम हाउस होल्ड्स। तो जब पैसा होगा तो नेट होगा, नेट होगा तो आप देखते हो कि ये सारी सर्विसेज की तो जरूरत पड़नी है आपको। तो ये फिनटेक इंडस्ट्रीज को पुशअप करेंगी। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि हम इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, जैसे कि आपका जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आजकल इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो रही हैं वो भी ऑटोमेटिक पैसा कट कर रही हैं, सारी स्कीम्स के मैसेज आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसलिए इंडिया में ये बहुत ज़्यादा आगे इनका स्कोप है। तो फिनटेक का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मतलब बताया, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों काम करती हैं, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो साथ में क्या होगा, उससे फिनटेक बन जाता है। इंडिया की अगर फिनटेक इंडस्ट्रीज की आज के दिन पे हम वैल्यू करते हैं ना, फाइनेंशियल 2020 में अगर वैल्यू करें ना, तो 50 बिलियन से 60 बिलियन है। जबकि अगर हम कंपेयर करते हैं, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, कंपेयर नहीं, बताया गया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट के द्वारा कि 2025 तक ये जो है ना, ये 3 गुना बढ़ जाएंगी, मतलब 150 से 160 मिलियन यूएस डॉलर इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप ऑटोमेटिक सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंडिया में इनका बेसिकली स्कोप है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखें कि इंडिया इज अ फ्रंट रनर अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ फिनटेक अडेप्टेशन 87% है आपका अडेप्टेशन, लोग मतलब इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और जो अडेप्टेबल रेट है इंडिया का वो 87% है। जबकि हम कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज 64% है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम ग्लोबली। तो ये सारे पॉइंट्स आप देखो मेंस में डाल सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि प्री के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर फिनटेक पर क्वेश्चन आ जाता है। फिर सेक्टोरल पोटेंशियल ऑफ फिनटेक कंपनीज इन इंडिया। सेक्टोरल पोटेंशियल क्या है इंडिया में, इससे क्या क्या एडवांटेज होंगे आप देखो। फिनटेक से क्या होगा, लैंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके पास ईजियर कैपिटल एबिलिटी हो जाएगी, आपके पास पीयर टू पीयर लैंडिंग भी पॉसिबल है, क्राउड फंडिंग भी पॉसिबल है। तो पैसे में लेने में और जो देने में जो पैसा खर्च होता है ना, और टाइम वेस्ट होता है ना, वो चीज़ पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी। पीयर टू पीयर लैंडिंग आपको पता है क्या होती है, मतलब यहाँ पर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो आपस में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, आपस में ये लोग पैसा अपना कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह की बात करते हैं, चाहे वो आपका पर्सन टू पर्सन हो, पर्सन टू मर्चेंट हो, गवर्नमेंट टू पर्सन हो, गवर्नमेंट टू पर्सन में आपका पेंशन वगैरह हो गया, या फिर जो सर्विस वगैरह स्कीम्स वगैरह के तहत पैसा हो गया आपका, फिर या पर्सन टू गवर्नमेंट हो, जैसे कि जो कई सारी सर्विस प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, तो वो सब कैसे, वो आप सारे पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ये फ़ायदा है इसका। इंश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विस, जितनी फाइनेंशियल टर्म्स टेक्नोलॉजीज कंपनीज क्रिएट हो रही हैं, उससे क्या होगा, कंपनी को फ्रॉड से बचाया जा रहा है। सेव इन्वेस्टमेंट मैनेजर किस तरीके से वो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए लोन्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, होम लोन्स हो गया, ईजिली सारी सर्विस कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा बैंक कैसी प्रोवाइड कर रहा है, कौन से सर्विस ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। पेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, पेंशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर के लिए कैसे हो सकती है, इफिशिएंसी रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है अगर आप यहाँ पर पैसा अपना पेंशन का पैसा डालते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी है। दूसरा, अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस, जो ये सर्विस है इसमें क्या होता है, आपका फाइनेंशियल डेटा से, जैसे कि मान के चलें आप मिडिल इनकम है, मिडिल इनकम ग्रुप है, तो ये पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं, तो इनका पूरा एनालिटिक्स किया जाएगा कि ये लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, इस ग्रुप के लोग पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा, जब भी आप जैसे कि मान के चलो गूगल पे आप कुछ देखते हो, तो आगे जाके जब भी आप कोई मतलब देखोगे तो उसी टाइप की आपको ऐड देखने को मिल जाती है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो, वो आपकी हैबिट्स को जानकर उस टाइप की और सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखा सकता है, एग्रीगेट कर सकता है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स देगा वो एग्रीगेट यहाँ पर करेगा कि आपको किस टाइप की यहाँ पर बेसिकली सर्विस कंज्यूम करने के लिए हेल्प कर सकता है। ट्रेड फाइनेंस में भी आपको यहाँ पर हेल्प होगी। ट्रेड फाइनेंस में कैसे हेल्प हो सकती है, जैसे कि आपका ट्रेड्स है, ट्रेड्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ट्रेड्स बेसिकली आप देखो कि यहाँ पर एमएसएमई है, एमएसएमई ने आपका यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पैसा सर्विस वगैरह प्रोवाइड की गवर्नमेंट को, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर बिल दे देते हैं। अब एमएसएमई को क्या करना है, इस बिल का बेसिकली, अब ये बिल तो कब काम में आएगा, जब उसका पैसा होगा, उसको आज पैसे की जरूरत है, तो ये पैसा लेके वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक इस पे उसको पैसा प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से हो जाती हैं। आप देखते हो कि आज पीएसबी 59 मिनट्स का लोन आपको प्रोवाइड हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखो सब कैसे है, सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है।
लेकिन जितने फायदे हैं कहीं ना कहीं तो उससे घाटे भी तो होंगे। अब घाटे क्या है, आपका जो डाटा सिक्योरिटी है, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क का बेसिकली देखो, आपका डाटा वगैरह लीक, साइबर अटैक हो जाता है तो आपका डाटा वगैरह सारा लीक हो जाएगा। आपने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करी उसके रिगार्डिंग आपको सारे यहाँ पर देखोगे ऐड वगैरह आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, बेसिकली कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो एक ये रिस्क है। वेरिएड अडेप्टेशन, यहाँ पर क्या होता है, हर बिजनेस यहाँ पे देखो कई सारी की अडेप्टेशन हो रही हैं, ठीक है। तो हर बिजनेस हर टाइप की अडेप्टेशन इजिली अडेप्ट करवाए फिनटेक की, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एमएसएमई है, अब एमएसएमई किस तरफ जाए, वो एक फेंस पे बैठा हुआ, बाउंड्री पर बैठा हुआ है ट्रेडिशनल की और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के, तो अब वो किस तरफ जाए उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अडेप्ट नहीं हो पा रही है इस तरीके की, आप नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है। रैपिडली चेंजिंग रेगुलेशंस, अब यहाँ पर एक डर बना रहता है भाई आज रेगुलेशन चेंज हो गया। जैसे कि आप देखो कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, फोटो वायरल हुई थी क्रिप्टो करेंसी पे कि गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है। तो इस पे क्या हुआ, इस पे कई सारी, या फिर इंडिया इसको अडेप्ट कर रही है, लीगल करेंसी बना रही है। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के जो रेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अब यहाँ पे लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएसएमई हैं, जो अपने आप को सेटअप नहीं कर पाई हैं, तो एक बड़ा ही रेगुलेशन हो रहा है, चेंज कर रहे हैं रेगुलेशन, तो अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट हुआ, फ्रिक्वेंट चेंजेस के कारण कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी क्या हो रहा है, उसको इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो देखो आपका रामबाण सॉल्यूशन है, कहीं पे भी आप ये डाल सकते हो कि विलेजेस वगैरह हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, लोग उतने लिटरेट नहीं हैं तो वो अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, वैसे भी आप देखते हो कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। तो भाई करना क्या चाहिए, अभी आपने बताया, इसके फायदे भी बता दिए, इसके नुकसान भी बता दिए, अब बीच का स्टेप्स देखते हैं कि है क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या है, जैसे कि जो आपके फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, जैसे कि ब्रॉडबैंड हो गया। आप गांव में जाओगे, मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस ही नहीं है, नेट ही नहीं आते हैं, तो भाई इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर क्या मतलब, तो वहाँ पर आप ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, मोबाइल डेटा सर्विस हो, डेटा का रेट कम होने चाहिए। तो इस टाइप की जब आप सर्विस प्रोवाइड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी इंक्रीज होंगे। कंड्यूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो ना वो इस टाइप से होनी चाहिए। द सक्सेसफुल एंड लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी फैसिलिटेटेड बाय एन एनेबल, इस टाइप से जो पॉलिसी होनी चाहिए ना, जहां पर आपकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड एक तरीका होना चाहिए कि किस टाइप की पॉलिसी है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ एक स्टैंडर्ड मेथड के साथ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी है उसको क्लियर लोगों के पास पब्लिक व्यू होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। Enhanced understanding of evolving financial systems. This can be done by maintaining ongoing dialogues with the industries, both innovators and incumbents, to identify emerging opportunities and risk. हमें यहाँ पर continuously क्या करना होगा, कंटिन्यूसली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, उनके साथ डायलॉग्स में यहाँ पर रहना होगा, आपस में बात करनी होगी कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस टेक्नोलॉजी से आ सकती हैं, या फिर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या क्या आपके रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यूसली बातचीत कर लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होनी चाहिए। Forging global alliance for smooth retail मोबाइल पेमेंट्स ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वेलोसिटी। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो यूपीआई नेटवर्क है ना उसको ग्लोबली अलायंस बाकी कंट्रीज के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा। जैसे आप रुपए देखो, रुपए आज आपका भूटान और नेपाल वगैरह में, उसी तरीके से यूपीआई नेटवर्क को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा, जो सोशल एंड इंक्लूसिव यूज होगा, रेमिटेंस वगैरह लोग आपस में दे पाएंगे, मेडिकल रीजन्स के लिए जो विजिट करते हो वो भी यहाँ पर आपस से इजीली इसको यूज कर पाएंगे। फोकस ऑन टारगेटेड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को हमें इंक्रीज करना होगा, लोगों तक नॉलेज पहुंचानी होगी कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है, भीम यूपीआई क्या है, आपका पेटीएम से क्या फायदे हैं, ये लोगों तक, यहाँ तक सारी नॉलेज यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। इससे क्या होगा, ट्रस्ट लोगों का क्रिएट होगा मोबाइल पेमेंट्स में। इसके बाद कुछ और भी यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं जो हमें यहाँ पर करने होंगे, जैसे कि अडेप्ट करने होंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हमें अडेप्ट करने होंगे, प्रैक्टिसेस को सुपरवाइज भी करना होगा कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जो प्रोडक्ट के हम नए नए प्रोडक्ट्स जो लेकर आ रहे हैं उनकी सेफ एंट्री होनी चाहिए,
कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई मतलब यहाँ से डेटा वगैरह चोरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। लोगों का जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना होगा। इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को भी यहाँ पर हमें समझना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। कहीं ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ ना हो जाए, टेररिज्म के फंडिंग में यूज़ ना हो जाए। तो इसके लिए भी हमें सारी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर लाने होंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी से क्या है, क्रिप्टो करेंसी से टेररिज्म फंडिंग हो सकती है, इसलिए इंडिया इसको अडॉप्ट नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उन्हें भी यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपका। सेकंड आप देखें यहाँ पर क्या है, सर्विसेज डोमेस्टिक 3.4 टॉपिक है। सेकंड नहीं 3.4 टॉपिक है आपका सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस, HDR क्या है आपका। HDR बेसिकली आपका WTO का है कि यहाँ पर सर्विसेज को जो कैसे रेगुलेट किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 4 टाइप की सर्विसेज की यहाँ पर बात की गई सप्लाई की। मोड 1 में क्या बताया गया है, मोड 1 में बताया गया है थिंग्स अबाउट ऑनलाइन आर्किटेक्चरल प्लान्स फ्रॉम अब्रोड। तो इस सर्विस में उसको कवर अप किया गया है व्हेन सर्विसेज फ्लो, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में आपकी सर्विस फ्लो होती है विदाउट एनी फिजिकल ट्रांसफरेशंस। मतलब आपने कहा कि मुझे मेरा एक कितने का 100 बाई 100 का प्लाट है, इस पे बेसिकली किस तरीके से घर वगैरह बनवाना है, और आपने यूएस के किसी आर्किटेक्चर से सर्विस वो प्लान मंगवाया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। मोड 2 में देखेंगे हम कंजप्शन अब्रोड। मतलब कि अब इसमें क्या है, व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स अ सर्विस इन अनदर्स मेंबर्स टेरिटरी। अब इंडिया में अमेरिका से कोई आया, इंडिया की कोई सर्विस अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका मोड 2 में। मोड 3 में क्या होगा, फॉरेन ब्रांच, थिंक अबाउट फॉरेन बैंक ब्रांच, व्हेन अ सर्विस सप्लायर ऑफ वन मेंबर्स कंट्री एस्टेब्लिश अ कॉमर्शियल प्रेजेंस इन अनदर। मान के चलें इंडिया का एक SBI है, वो आप देखो सिंगापुर में जाके SBI सिंगापुर के नाम से अपनी कॉमर्शियल ब्रांच खोल ली, तो वो हो जाएगा आपका मोड 3 में। तो मोड 1 में फिजिकली आपकी अपीयरेंस नहीं होगी, मोड 2 में इंटरनेशनल टूरिस्ट हुए, मोड 3 में आपका क्या होगा, मोड 3 में कॉमर्शियल प्रेजेंस होगी आपकी। मोड 4 में क्या होगा, जैसे कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइड करने गए, जैसे कि आपके म्यूजिकल बैंड है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है आपका अपीयरेंस के लिए और वापस आ जाता है, वो क्या हो गया आपका मोड 4 हो गया, ठीक है। तो WTO ने अभी बेसिकली यहाँ पर 67 मेंबर्स WTO के जो हैं, उन्होंने एक नेगोशिएशंस यहाँ पर किया था HDR पर, सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस पर। सर्विस सेक्टर क्या है, यहाँ पर बताया गया कि बहुत ही बड़ा डायनेमिक है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर भी रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर 60% ऑफ वर्ल्ड GDP को कवर कर रहा है वैल्यू के टर्म्स में, और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में करीबन 50% से ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें बताया गया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स ऑन सर्विस होंगे ना, वो GATS से गवर्न होंगे। ओके, एन आउटकम ऑफ उरुग्वे राउंड एंड एंटरिंग इनटू अ फोर्स इन 1995। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो सर्विस है वो आपके GATS से आपके गवर्न होते हैं। उरुग्वे राउंड में इसको फोर्स में लाया गया था, आउटकम था उरुग्वे राउंड का, और 1995 में फोर्स में आया था। प्री के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से सर्विस को यहाँ पर गवर्न करना चाहिए, कहीं पे डोमेस्टिकली वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनली फ्री होनी चाहिए। 2 एक्सेप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। वो सर्विस जो आपकी गवर्नमेंटल अथॉरिटी की उसमें सप्लाई की जा रही है, तो वो गवर्न नहीं होगी। दूसरा, कवरेज मेजर्स अफेक्टिंग एयर ट्रैफिक रूल्स, एयर ट्रैफिक राइट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो भी इसमें गवर्न नहीं होंगी। जो कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस होंगी वो इसमें गवर्न अप नहीं होंगी। GATS में 4 सर्विसेज बताए गए हैं, वो मैंने आपको 4 सर्विस यहाँ पर बताई हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रेगुलेशन करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अब रेगुलेशन इससे क्या होगा, सबसे पहले आप देखो इसकी मेंबरशिप देखें तो 67 मेंबर्स इस पे एग्रीड हो चुके हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्री से और डेवलपिंग कंट्री से दोनों से हैं, जिनका वर्ल्ड ट्रेड जो है जो 90% को कवर कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या मेथड है, जैसे कि इसमें न्यू डिसिपल्स अंडर इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड एज एडिशनल कमिटमेंट्स। जो नए नए तरीके आज सर्विस के आप देख रहे हो क्रिएट हो रहे हैं, न्यू डिसिप्लिन जो क्रिएट हो रहे हैं ना, उनको एडिशनल कमिटमेंट्स में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। जो जिन्होंने एक बार साइन कर दिया है, वो जो पैक्ट है उसको कभी भी लीव कर सकते हैं, ठीक है, लीव कर सकते हैं। हैव एग्रीड टू लीव द पार्ट ओपन, सॉरी, वो उस पार्ट को क्या रखेंगे, वो ओपन रखेंगे कि कोई भी कंट्रीज यहाँ पर आके जो ज्वाइन कर सकती है। एंड अप्लाइड इट ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस,
और मोस्ट फेवर्ड नेशंस पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट उन कंट्रीज को भी दी जाएगा जो कि इस एग्रीमेंट की आपके पार्टिसिपेट नहीं है, जिन्होंने साइन नहीं किया है, उनको भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का यहाँ पर जो ठप्पा होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस जो ट्रेड एस्टिमेट है वो ट्वाइस हो जाएगी, SIS ट्रेड ऑफ जो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है हमें पता है, वो आप देखोगे कि आज जो उससे अर्निंग होती है ना, वो ट्वाइस अर्निंग होती है गुड्स के ट्रेडिंग से, ठीक है। तो इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। साथ ही साथ HDR जो वर्क करेगा ना, वो रिड्यूसिंग द कॉस्ट आर्बिट्रेबल टू रेगुलेटरी डाइवर्जेंस। अब एक कंट्री अपनी जो ओपेक रेगुलेशंस क्रिएट कर देती है कि इस कंट्री से सर्विस ना पाए, उन चीज़ों पे भी ये काम करेगा कि ये सारी चीज़ें ऐसा ना हो पाए, ये इंटरनेशनली खुला होना चाहिए। इसके बाद ये कोई प्रोसेस है, इसको हम देखेंगे बाद में। इसका एक यूनिक फीचर है इस एग्रीमेंट का, जो ये रूल्स है ना, इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन्स में। इसको वुमेन एम्पावरमेंट को और वुमेन पार्टिसिपेशन को सर्विस स्टेट्स पर बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर एक प्रोविजंस दिया गया है। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन से ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रीज जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज को इस पर क्या कंसर्न्स हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम करेगा, बेनिफिट्स होगा इससे सारे WTO मेंबर्स को। लेकिन कुछ कंट्रीज इसका अपोज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? ये क्या होगा, जिस तरीके से WTO में एक आपकी मैकेनिज्म चल रही है ना, उसी तरीके से एक सेम ऑब्जेक्टिव के साथ एक पैरेलल मैकेनिज्म आपकी यहाँ पर क्रिएट कर देगी, जो कि कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को, जो कंट्रीज इंडिया जैसी कंट्रीज को यहाँ पर हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या गया है, जो GATS है, GATS अलाउ द मेंबर कंट्रीज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट एक्सेस दे विल ग्रांट इन वेरियस सर्विस सेक्टर्स एंड ट्रीट द फॉरेन सर्विस प्रोवाइड डिफरेंटली। मतलब कि हो सकता है जैसे कि US, कनाडा, यूरोपियन जैसी कंट्रीज जो है ना, वो मार्केट एक्सेस को, अपने जो एक्सेस मार्केट के एक्सेस को रोक दें। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए, जैसे कि वो कह देंगे कि हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से कोई सिंगिंग शो के लिए जा रहा है, तो वो कह दें कि हम अपनी कंट्रीज में ये शो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस टाइप की यहाँ पर प्रोविजंस है, अपने मार्केट एक्सेस को भी रोक सकते हैं। तो ये इसके लिए इंडिया ने अपोज किया है। साथ ही साथ वो बैरियर्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं सर्विस ट्रेड के लिए। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल थ्रू क्वालिफिकेशन, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया ने इसका भी अपोज किया। मान के चले यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर ने यहाँ पर वो कहते हैं कि PhD नहीं किए भाई, एक सपोज मैं एक बात करूं, MD नहीं किया है, तो इस कंट्री में हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं बैरियर्स। चौथा है वर्किंग का पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशंस, जो कि आपका 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्रिसाइसली टू पुट दीज डिसिपल डोमेस्टिक रेगुलेशंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग अननेसेसरी बैरियर्स। मतलब कि क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स हो गया, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को एक बैरियर के रूप में ठोप सकते हैं कि अपनी कंट्री में हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत सर्विस है, और इंडिया में क्या है, सर्विस ही एक मेन है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चीज़ पे इस टाइप के अगर रेगुलेशंस आ जाते हैं ना, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है कि वो क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड, इन सारे बेसिस को क्रिएट कर देंगे कि हम इस टाइप की सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, मोड 4 के बेसिस पे म्यूजिक शो वगैरह नहीं होने देंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक डिफिकल्टीज यहाँ पर क्रिएट होगा। तो WTO में क्या है, सब कुछ फ्री होना चाहिए। अब GATS में क्या है, मार्केट एक्सेस के लिए आप बैरियर क्रिएट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया है। ये क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। क्रिएट गुड रेगुलेटरी टू मिटिगेट एनी अनइंटेंडेड ट्रेड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑथराइजिंग। मतलब कि सर्विसेज वगैरह को यहाँ पर ना कोई कंट्री रोक पाए कि उस कंट्री की सर्विस ना पाए, उसके लिए काम करेगी। मतलब कि नए जो डिसिप्लिन हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लें, लाइसेंसिंग एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब एक क्वालिफिकेशन वो क्रिएट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया वो फिक्स कर देंगे कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आ सकते हो, तो UK आ सकते हो काम करने। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रोसीजर्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाएंगी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। बेनिफिट्स क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड होगी, अच्छी सर्विस प्रोवाइड होंगी, लीगल होगी, सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, किस तरीके की सर्विस होगी क्योंकि प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी। अदर बेनिफिट्स में क्या होगा, लोअरिंग ट्रेड कॉस्ट एंड जनरेटिंग ब्रॉडर ट्रेड ट्रेड बेनिफिट्स होंगे। अराउंड 150 मिलियंस का यहाँ पर बेनिफिट्स होगा। इंप्रूवमेंट इन बिजनेस क्लाइमेट्स, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कंक्लूजन बताया गया है। तो जैसे कि एज ऑफ 2020 मोर देन 70% WTO मेंबर्स
जिन्होंने एक हर कंट्री के साथ अपना रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है डोमेस्टिक रेगुलेशंस पर, जो कि GATS के अलावा है। सो अगर हम इस टाइप की कोई रेगुलेशंस जो ऑब्जेक्टिव हो, रीजनेबल हो, इम्पार्शियल एग्रीमेंट हो, उन्हें साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन GATS में कई सारे इश्यूज यहाँ पर इंडिया के द्वारा रेज किए गए हैं। ओके, तो आप ये वीडियो है, इसमें हमने आज 4 टॉपिक देखे हैं और अगली बार जो होगा उसमें इकोनॉमी पार्ट कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।